let us discuss the executive summary of thyroid disorder in short. So firstly, we defined as the thyroid disorder is caused by any type of dysfunction or any type of abnormalities present in the case of thyroid gland. So it is defined as a condition of thyroid gland. ये एक thyroid gland की बीमारी होती है thyroid disorders, जो किसी को भी हो सकता है, चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो या कोई बच्चे हो, या किसी भी किसी एज में डेवलप कर सकता है. मोस्टली ये कहते हैं फीमेल के केस में देखा जाता है विथ उनके जब से जैसे जैसे उनका एज बढ़ता जाता है, उनकी लाइफस्टाइल चेंज होते हैं, उनका खाना पीना आहार विहार सब कुछ डिस्टर्ब होता है. उस केस में प्रेग्नेंट लेडीज़ में या फीमेल्स में ये डेवलप करता है कंडीशन ज़्यादातर. फिर उसके बाद हमने थायराइड ग्लैंड का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि थायराइड ग्लैंड होता क्या है. ये स्मॉल बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन होता है जो हमारे कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड है. तो इसका मतलब ये है कि जो इसका सिक्रीशंस हो गया, जो इसके मतलब हार्मोन्स होंगे वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होंगे या डायरेक्टली ब्लड में पोर होंगे. सो ये कहते हैं ट्रैकिया के अराउंड रैप होता है और एडम्स एप्पल के नीचे थोड़ा सा और इन फ्रंट ऑफ द वॉइस बॉक्स के सामने होता है ये. और ये दो हार्मोन्स में बेसिकली दो हार्मोन सिक्रीट करता है, T3 एंड T4, दैट इज ट्राईआइडोथायरोनिन एंड थायरॉक्सिन. फिर उसके बाद हमने थायराइड हार्मोन्स के बारे में डिटेल में समझा कि थायराइड हार्मोन्स का काम क्या है, उसका मतलब फंक्शन क्या है, वो करता क्या हमारी बॉडी में. तो थायराइड हार्मोन्स क्या है कि वो एक्ट एज केमिकल मैसेंजर, मतलब हमारी बॉडी में मैसेंजर के काम करता है बाय ट्रैवलिंग थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड से हर सेल्स और कहते हैं ऑर्गन्स और टिश्यूज तक पहुँचता है ये. फिर ये कंट्रोल करता है बॉडी का मेटाबॉलिज्म, इसलिए थायराइड डिसऑर्डर्स है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बॉडी का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रहा है, मतलब बॉडी का जो नॉर्मल कार्य है, नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो रहा है. सो अगर मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो उस केस में क्या क्या चीज़ें दिक्कत होंगी. रिस्पायरेटरी और कार्डियक एक्टिविटी डिस्टर्ब होगा बॉडी का, एनर्जी लेवल्स बॉडी के कम या ज़्यादा होंगे, डाइजेशन का प्रॉब्लम दिखेगा मेटाबॉलिज्म का अफेक्ट होने की वजह से, टेम्परेचर बॉडी का डिस्टर्ब होगा और थॉट्स एंड फीलिंग्स भी अफेक्ट होंगे पर्सन टू पर्सन. उसके बाद हमने देखा कि इट हैज़ ह्यूज इफेक्ट ऑन हाउ बॉडी वर्क्स. सो इट इज़ कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव राइट अमाउंट ऑफ थायराइड. तो मतलब थायराइड हार्मोन्स का बॉडी में एक नॉर्मल रेंज होना बहुत ज़रूरत है बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक से कैरी आउट करने के लिए. अगर ये बहुत कम होगा तो सेल्स जो है बहुत धीरे धीरे रिस्पॉन्स करेंगे, अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो सेल्स जो है बहुत रैपिडली एक्ट करते हैं, बहुत जल्दी एक्ट करते हैं, बहुत जल्दी या बहुत रैपिडली एक्ट करते हैं. फिर उसके बाद हमने देखा कि जो ब्रेन होता है वो एक चेक करता रहता है कि ब्लड में थायराइड हार्मोन्स का लेवल नॉर्मल है कि नहीं है. अगर ब्रेन को पता चलता है कि थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम हो गया है तो उस केस में वो हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करता है. तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो चेक करता है कि हाँ ब्लड में कहते हैं हार्मोन्स का लेवल जो है, थायराइड हार्मोन्स का लेवल वो कम हो गया है. तो उस केस में वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे आकर के थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है. और यही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को स्टिमुलेट करता है थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन सिक्रीट करने के लिए. उसके बाद हमने देखा कि अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी में थायराइड ग्लैंड सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है तो उस केस में मेटाबॉलिज्म अच्छा है, बॉडी हेल्दी है. लेकिन कुछ लोगों में ये थायराइड ग्लैंड मतलब थोड़ा सा हरकतें दिखाता है, हरकतें दिखाएगा तो उस केस में क्या होगा कि अगर ग्लैंड अंडर एक्टिव है, मतलब ग्लैंड अपना काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो सिक्रीशन है थायराइड हार्मोन्स का बहुत कम होगा या लो सिक्रीशन होगा. उस केस को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं. हाइपो मतलब लेस, थायराइडिज्म मतलब थायराइड डिसऑर्डर. तो ग्लैंड अंडर एक्टिव है, लो सिक्रीशन है, मतलब यहाँ पे हमें समझ जाना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म जो बॉडी का वो अफेक्ट हुआ है, और अफेक्ट होने में क्या हुआ है कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म वो स्लो हो गया है. अगर बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है तो मतलब बॉडी के जितने हमने पहले फंक्शन समझे थे वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी और वहाँ पर सब चीज़ें स्लो हो जाएंगी. और अगर ग्लैंड जो है ओवर एक्टिव होता है तो उस केस में बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है थायराइड हार्मोन्स का, उसको हम हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं. इस कंडीशन को एक कंडीशन ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो थायराइड हार्मोन्स का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, जिसकी वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया और बहुत रैपिड हो गया है. उसके बाद हमने पता किया कि हाइपोथायराइडिज्म कैसे डिटेक्ट करेंगे एक पेशेंट में, या हाइपोथायराइडिज्म कैसे डिटेक्ट करेंगे, और दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे कैसे कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है. तो उसके लिए हमने साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस किए हैं हाइपोथायराइडिज्म के. तो हाइपोथायराइडिज्म का मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से ब्रेडिकार्डिया होता है, तो उसमें हार्ट रेट वगैरह जो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. और मेटाबॉलिज्म स्लो है तो बॉडी का एक्टिविटी भी स्लो होगा, उसके से पेशेंट बार बार थका रहेगा, थका हुआ फील करेगा, उसका बॉडी का वेट बढ़ता जाएगा, उसको कोल्ड महसूस होगा और कोल्ड इंटॉलरेंस रहेगा, और उसको डाइजेशन में कॉन्स्टिपेशन या कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इशूज़ देखने को मिलते हैं, ऑब्जर्व करता है वो. मसल वीकनेस और एक प्रेजेंट होता है, बॉडी एक जनरलाइज्ड बॉडी एक प्रेजेंट होता है. जॉइंट पेन्स होते हैं, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस प्रेजेंट होता है, क्योंकि ट्रैकिया में जो ये तुम्हारा क्या कहते हैं थायराइड ग्लैंड है उसके इन्लार्जमेंट की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है वो. ये मतलब एक तरह से
पुल करता है वॉइस बॉक्स को, उसकी वजह से जो वॉइस है वो हॉर्सनेस हो जाता है, उसमें कहते हैं थोड़ा सा कठोरता आ जाती है। स्लो स्पीच और मूवमेंट्स होता है, बॉडी की एक्टिविटी स्लो है तो वो भी स्लो है। मूड वगैरह एंग्जाइटी वगैरह सब कुछ डेवलप होगा, लो मूड रहेगा और डिप्रेशन उसकी वजह से कॉज करेगा या पेशेंट डिप्रेसिव मूड को फील करेगा। और फिर उसको कहते हैं किसी भी काम में करने की इच्छा नहीं होगी, उसका मेमोरी और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होगा, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उसको कुछ भी काम करने की इच्छा या कहते हैं रुचि नहीं डेवलप करेगा। फिर उसके बाद डिलेड डीप टेंडन रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। अगर हम ये एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि जो उसके टेंडन है ये डिलेड डीप टेंडन रिफ्लेक्स में कहते हैं काफ़ी स्लोली जर्क कर रहा है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स भी देखा जाता है, इनफर्टिलिटी भी पाया जाता है इन केस ऑफ थायराइड पेशेंट में, हाइपोथायराइडिज्म के केस में उसके नेल्स वगैरह काफ़ी ब्रिटल और क्रैक करेंगे। और फिर किडनी का भी डिस्टर्बेंस है, किडनी का भी मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होने की वजह से रीनल इम्पेयरमेंट डेवलप हो जाता है। मिक्स एडिमा और पेरिफेरल और नॉन पिटिंग एडिमा दैट इज स्वेलिंग प्रेजेंट रहेगा। पैरास्थीसियास प्रेजेंट रहेगा, कंडीशन दैट इज टिंगलिंग और नंबनेस। फिर उसका फेस पफी फेस की तरह दिखेगा। इट अफेक्ट्स नॉर्मल ग्रोथ ऑफ इन्फेंट्स, जो भी बेबी हैं उनका जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड रहेगा, काफ़ी डिलेड ग्रोथ होगा। और हेयर की जो होगी क्या कहते हैं थिनिंग होगी, ड्राई रहेगा हेयर, बाल गिरेंगे काफ़ी, एलोपेशिया कंडीशन भी डेवलप कर सकता है और स्किन भी बॉडी का ड्राई रहता है। उसके बाद हमने हाइपरथायराइडिज्म के बारे में समझा, हाइपरथायराइडिज्म के बारे में हमने पढ़ा, उसमें उसके साइन एंड सिम्टम्स देखे। उसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा हाई होने की वजह से उसके हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहते हैं, टैकीकार्डिया टैकीपनिया कंडीशन प्रेजेंट रहता है दैट इज इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट एंड पल्स। फिर वेट लॉस उसका देखा जाएगा और फिर कहते हैं स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि उसका थर्मोरेगुलेशन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है बॉडी का, तो उसकी वजह से उसको कैलोरीजेनेसिस जैसे हीट इंटॉलरेंस रहेगा, उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहेगा। फिर उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन की जगह यहाँ पे डायरिया डेवलप होता है, थर्स्ट होता है, इचिंग प्रेजेंट होता है, मूड स्विंग्स, फीलिंग एंग्जियस एंड इरिटेबल, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, इंसोम्निया एंड स्लीपिंग पल्स रेट इज़ इंक्रीज्ड। फिर हाइपरथायराइडिज्म के केस में रेस्पिरेटरी और कार्डियक एक्टिविटी भी डिस्टर्ब होगा, काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज्ड हो जाता है और उसकी वजह से क्या कहते हैं उसका हार्ट रेट वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज पाया जाता है। और फीमेल्स के केस में इरेगुलर और डिलेड पीरियड प्रेजेंट होता है और इसकी वजह से प्रोलॉन्ग कंडीशन में इनफर्टिलिटी भी डेवलप हो सकता है। उसके बाद हमने देखा कि जो सिम्टम्स होते हैं सारे पेशेंट में एक जैसे या एक समान सारे सिम्टम्स एक साथ नहीं पाए जाते हैं, किसी किसी पेशेंट में कुछ सिम्टम्स काफ़ी समय लग जाते हैं नोटिस करने के लिए कि हाँ इसको हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म है, लेकिन कुछ पेशेंट में ये डे टू डे लाइफ में उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनका जो लाइफस्टाइल होता है, उनका जो डेली रूटीन होता है वो काफ़ी डिस्टर्ब होने की वजह से उनको ईजिली नोटिसेबल हो जाता है कि हाँ उनको कोई थायराइड डिसऑर्डर डेवलप हुआ है। फिर हमने कुछ और इफेक्ट्स देखे हैं जो थायराइड डिसऑर्डर में देखे जाते हैं, जैसे स्वेलन थायराइड ग्लैंड्स जिसे गोइटर कहते हैं, नोड्यूल्स और लिम्स प्रेजेंट होते हैं थायराइड ग्लैंड पे, आई प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाता है, आई का बल्जिंग होता है, बल्जिंग ऑफ आई विच इज़ कॉल्ड एक्सोप्थेल्मोस कंडीशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड थायराइड आई डिजीज़। फिर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी इज मोर कॉमन। फिर डायग्नोसिस करने के लिए हमें कहते हैं क्या रूल आउट करना चाहिए, हमें थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट कराना चाहिए पेशेंट का, चेकिंग द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इनसाइड द ब्लड, हमें ब्लड में उसका हार्मोन्स का लेवल चेक करना होता है। फिर फिजिकल मेथड से हम उसका रूटीन इन्वेस्टिगेशन या कहते हैं जनरल एग्जामिनेशन से हम पता कर सकते हैं, उससे इंटरोगेट करके उससे पूछ के हम क्या कहते हैं पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को कहते हैं थायराइड की कोई बीमारी है कि नहीं है। फिर उसका रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराना चाहिए जो भी बाकी होता है। फिर इमेजिंग स्कैन या स्कैन करा के उसके थायराइड ग्लैंड का हम क्या कहते हैं पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे कोई इन्लार्जमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। फिर बायोप्सी कराते हैं टू फाइंड आउट कि कोई अंडरलाइंग कॉज क्या था थायराइड होने का। फिर उसका रूल आउट करने के लिए हाइपोथायराइडिज्म में जो क्या कहते हैं T4 हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, वो काफ़ी लो होता है, इसलिए जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका सिक्रीशन काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि ब्रेन को एक मैकेनिज्म सिग्नल पहुंचता है कि बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो गया, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का कहते हैं काम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करने का, और यही TSH जो होता है वो थायराइड ग्लैंड पे करके थायरॉक्सिन सिक्रेट करता है। तो इसलिए थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिलता है इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। और हाइपरथायराइडिज्म में इसका उल्टा बिल्कुल देखा जाता है, TSH वहाँ पे लो होता है क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन पहले से काफ़ी बड़ा हुआ मात्रा में है, तो इसलिए ब्रेन वहाँ पे स्टिमुलेट नहीं करता पिट्यूटरी ग्लैंड को ये हार्मोन सिक्रेट करने के लिए। फिर उसके बाद हमने नॉर्मल लैब वैल्यूज़ देखा TSH, थायरॉक्सिन और ये ट्राइआयोडाइथायरोनिन का। फिर हमने कॉजेज़ ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स देखे जिसमें कंजेनाइटल, एक्वायर्ड, और एक्वायर्ड में हमने हाशीमोटो डिजीज़, ग्रेव डिसीज़ पढ़ा। तो
कॉजेस में हम देखेंगे कि कॉन्जेनाइटल में हाइपोथायराइडिज्म कुछ प्रेगनेंसी के बाद बेबीज़ में भी डेवलप हो जाता है, जहाँ पे उनका ये थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ या थायराइड ग्लैंड काम नहीं करता है, इसको हम कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। फिर एक्वायर्ड का केस में क्या होता है कि ऑटो इम्यून कॉजेज़ होते हैं, जहाँ पे बॉडी का ओन इम्यून सिस्टम है वही डिस्टर्ब करता है बॉडी के काम करने को, बॉडी के फंक्शनिंग को, नॉर्मल फंक्शनिंग को। तो इस केस में क्या होता है कि जो बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम है वो डिस्ट्रक्शन करता है या थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और हार्मोन सीक्रेट करने के लिए। सो इट क्रिएट एंड in this acquired autoimmune causes include most common in which body autoimmune system is the problem which creating antibodies that either attack or stimulate the thyroid gland। फिर उसके बाद हाशीमोटो डिजीज़ के बारे में हमने पढ़ा। वो क्या होता है, एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जहाँ पे थायराइड ग्लैंड ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय हो जाता है बॉडी के ओन इम्यून सिस्टम से और हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन डेवलप हो जाता है। तो हाशीमोटोज कंडीशन या हाशीमोटोज डिजीज़ हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन डेवलप करता है। फिर हमने ग्रेव्स डिसीज़ के बारे में पढ़ा। इसमें हमने देखा कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहाँ पे क्या होता है कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज TSI। इसमें क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के जैसे एक और हार्मोन होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, जिसे ये भी सेम काम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसा ये भी स्टिमुलेट करने के लिए थायरॉक्सिन को थायराइड ग्लैंड को ट्रिगर करता है। सिंस ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे रेगुलेट नहीं करता कि जहाँ पे हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ गया है वहाँ पे इसको रुक जाना चाहिए, इसलिए ये निरंतर अपना प्रयास करता रहता है। और ऐसे में क्या होता है कि जो बॉडी का जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज होने लग जाता है साइज में, जो एक कंडीशन डेवलप करता है जिसे हम गॉइटर कहते हैं। फिर कुछ कॉज होते हैं जिसे थायराइड नोड्यूल्स कहते हैं। ये एक्स्ट्रा नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ होते हैं, ये बिनाइन और नॉन कैंसरस नेचर होते हैं। कुछ थायराइड नोड्यूल्स जो होते हैं वो कैंसरस भी हो सकते हैं, उस केस में हमें स्पेशल ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं और हम पेशेंट को रिफ़र करते हैं फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट। फिर थायराइडाइटिस कंडीशन की वजह से भी थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं। थायराइडाइटिस क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड है जो इन्फेक्शंस की वजह से या कहते हैं प्रेगनेंसी के केस में या ड्रग्स के ओवर यूज़ या मेडिकेशंस या कोई प्री ऑपरेटिव या कोई सर्जरी पुरानी हुई है उसकी वजह से डेवलप होता है। फिर हमने कुछ अदर कॉज देखा जिसमें आयोडीन डेफिशिएंसी देखा, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से भी गोइटर होता है। फिर प्रॉब्लम्स विद द पिट्यूटरी ग्लैंड, कभी कभी जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वही ठीक से काम नहीं करता है तो TSH हार्मोन जैसी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट नहीं करता, उस केस में हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन नहीं सीक्रेट पाता या थायराइड हार्मोन नहीं सीक्रेट कर पाता क्योंकि उसको स्टिमुलस ही नहीं मिल रहा है या उसको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन की कमी है। और कुछ कभी कभी कहते हैं कुछ कॉजेज़ होते हैं जैसे जो साइड इफेक्ट होता है, कोई थायराइड ट्रीटमेंट हमने कोई लिया था उसकी वजह से कोई बाद में थायराइड डिसऑर्डर डेवलप हो गया है या कोई सर्जरी कराया जिसकी वजह से बाद में थायराइड डिसऑर्डर डेवलप हो गया है। फिर हमने लास्ट में मैनेजमेंट देखा। मैनेजमेंट में हमने देखा मेडिकेशंस के बारे में। मेडिकेशंस में क्या होता है कि हमारा मेन एम होता है थायराइड हार्मोन को इंश्योर करना कि वो बॉडी में नॉर्मल है कि नहीं है ब्लड में। तो उसके लिए हम अगर लेवल लो होता है तो सिंथेटिक थायराइड हार्मोन मेडिकेशंस देते हैं, अगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें हम एंटी थायराइड मेडिकेशंस देते हैं। फिर हाइपोथायराइडिज्म के केस में हम थायराइड सप्लीमेंट देते हैं क्योंकि वहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी है, तो उसमें हम थायरॉक्सिन देते हैं जिसका ट्रेड नेम एल्ट्रॉक्सिन, रॉक्सिन, थायरॉक्स या प्रोलाइड के नाम से पाया जाता है मार्केट में। और सस्पेक्टेड हाइपरथायराइडिज्म के केस में हम टैबलेट एंटी थायराइड ड्रग्स देते हैं जैसे नियोमार्काजोल। और फिर अगर उसको स्लीपिंग डिसऑर्डर है या हार्ट रेट या काफ़ी पल्स वगैरह काफ़ी इंक्रीज है तो उस केस में उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको हम और मेडिकेशन ऐड करते हैं लाइक अल्प्राजोलम या टैबलेट एल्प्रैक्स देते हैं उसको स्लीपिंग इंड्यूस करने के लिए। उसको टैबलेट एल्प्रैक्स या अल्प्राजोलम हम प्रिस्क्राइब करते हैं इन केस ऑफ स्लीपिंग डिस्टर्बेंस या उसको कोई सोने में प्रॉब्लम होती है नींद नहीं आने के केस में। फिर हमने फार्माकोलॉजी देखा, एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में हमने पढ़ा, कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरेसिल, आयोडीन कोलाइजल आयोडीन के बारे में हमने पढ़ा। प्रोपाइल थायोयूरेसिल मोस्टली प्रेगनेंसी के केस में प्रेग्नेंट लेडीज़ को दिया जाता है और कोलाइसल आयोडीन प्रेगनेंसी रिटेक। और कोलोसल आयोडीन कोई भी पेशेंट है जिसको थायराइडक्टोमी परफॉर्म होने वाली है या किसी को थायराइडक्टोमी प्रोसीजर होने वाला है तो उस केस में प्री ऑपरेटिव केयर या प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट के लिए हम थायराइड सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं या कोलोसल आयोडीन प्रोवाइड करते हैं। फिर हमने कुछ आयुर्वेदिक मेडिकेशन देखा जो मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है जैसे कंचना, गुगुल, त्रिफला एंड मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स। फिर हमने ये पढ़ा सर्जरी कहाँ पे इंडिकेट होता है, अगर बॉडी में कहते हैं उसको कोई रेजिस्टेंस हो गया है, उसने तो मेडिकेशन चल रहा है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा या उससे कोई भी असर नहीं हो रहा है या बॉडी में उसका गोइटर कंडीशन डेवलप हो गया है या उसका जो लिम्फ नोड है काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज हो गया है या
पेशेंट को क्या कहते हैं सीवियर थायरॉक्सिकोसिस कंडीशन डेवलप हो गया, तो उस केस में सर्जरी सजेस्ट किया जाता है पेशेंट को फॉर फर्दर मैनेजमेंट या फॉर बेटर कंडीशंस। फिर हमने देखा है कि रिलैप्सेस कॉमन होते हैं, इसलिए सर्जरी को रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि मेडिकेशन पे बहुत दिन तक हम पेशेंट्स कैन नॉट बी मेंटेन और मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर मोर देन 3 to 5 months। तो उस केस में भी हम सर्जरी को सजेस्ट करते हैं पेशेंट को, और हम उसको रेफ़र करते हैं सर्जरी के लिए। फिर हमने मेन चीज़ देखा है कि जो थायराइड डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, अगर हम डाइट और लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करते हैं और कुछ अपनी एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, तो उस केस में इस बीमारी पे कंट्रोल पाया जा सकता है। 100% तो ठीक नहीं कर सकते हैं, बट हाँ एक नॉर्मल लाइफस्टाइल या नॉर्मल दिनचर्या करने की वजह से वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता है। सो हेल्दी लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट ज़रूरी है। स्मोकिंग वगैरह कर रहा है तो उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उस केस में उसको चांसेस थायराइड डिसऑर्डर्स होने के ज़्यादा हो जाते हैं, और इस कभी कभी पेशेंट का जो वेल बीइंग और मूड होता है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहता है। तो उस केस में उसको सजेस्ट करना चाहिए कि अपने डॉक्टर से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो, या अपने सगी जो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज संबंधी हैं, जो भी बहुत मतलब आपसी जो भी समझ जाओ, मतलब जो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव है, उनसे बात करके अपना दुख दर्द पीड़ा शेयर कर सकता है। फिर हमने डाइट मॉडिफिकेशन के बारे में देखा। डाइट मॉडिफिकेशन में हमें पेशेंट को ग्लूटेन फ्री डाइट सजेस्ट करना है। उसको वीट या उसके प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, उसको ग्लूटेन फ्री ओट्स खाना चाहिए। डेयरी इंटेक जैसे पनीर, दूध, मलाई, रसमलाई, जो भी तुम्हारा बटर वगैरह सब एकदम टोटली बंद कर देना चाहिए। ईट लॉट ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि बॉडी में फैटिक कंडीशन डेवलप हो रहा है, टायर्डनेस डेवलप हो रहा है, तो बॉडी के डेली एक्टिविटी कैरी ऑन करने के लिए, एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए उसको अच्छा खासा प्रोटीन खाना चाहिए, और विटामिन बी रिच डाइट और हेल्दी सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। फिर हमने कुछ योगा और आसन्स देखे हैं जो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ थायराइड पेशेंट। और अगर पेशेंट को कहते हैं स्लीप डिस्टर्बेंस है या उसको स्ट्रेस वगैरह फील हो, तो उस केस में मेडिटेशन वगैरह परफॉर्म कर सकता है। कुछ योगा और आसन जैसे कैट काउ स्टेज, कोबरा पोज, कैमल पोज, ब्रिज पोज, प्लाउ पोज, सोल्जर स्टैंड और फिश पोज, ये सारे आसन्स हम बेसिकली प्रिस्क्राइब या सजेस्ट कर सकते हैं थायराइड के पेशेंट को। फिर जॉइंट पेशेंट सपोर्ट, कई कई ग्रुप्स होते हैं जो कहते हैं थायराइड के सिमिलर ग्रुप्स कहते हैं जो सेम डिसऑर्डर से अफेक्टेड हैं, तो शायद बेसिकली अच्छे से समझ पाएंगे एक दूसरे का दर्द। तो उस केस में हमें ऐसे ग्रुप में कहते हैं ज्वाइन कराना चाहिए, जो उनको कहते हैं जो उनका प्रॉब्लम्स है वो एक दूसरे से शेयर करके अपना दुख दर्द शेयर करके मन हल्का कर सकें। फिर अगर क्या कहते हैं प्रेगनेंसी का कंडीशन है, तो उस केस में मॉनिटरिंग ऑफ थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो रेगुलर ब्लड टेस्ट वगैरह कराना चाहिए। कोई पेशेंट है जिसको लगता है वो कि वो सस्पेक्टेड है थायराइड